नमस्कार। आज हम भारत के आपराधिक इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जो दशकों बाद भी रहस्य में डूबा हुआ है। स्टोनमैन हत्याएं। हमारे पास स्टोनमैन रहस्य, भारत के अनसुलझे हत्यारे शीर्षक वाली सामग्री से कुछ अहम जानकारी है जो हमें 80 के दशक के मुंबई और कोलकाता की उन अंधेरी रातों की याद दिलाती है। जी हाँ। कल्पना कीजिए, 80 का दशक है, मुंबई या कोलकाता की कोई सुनसान सी गली, रात का वक्त, फुटपाथ पर कोई बेसहारा इंसान सो रहा है, शायद दिन भर थक कर, और तभी अंधेरे से कोई आता है, हाथ में एक भारी सा पत्थर लिए, और बस कुछ ही पलों में वो सोता हुआ इंसान हमेशा के लिए खामोश। यही था स्टोनमैन का खौफ, है ना? बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ कुछ हत्याओं की कहानी भर नहीं है, ये कहानी है एक पूरे शहर के डर की, समाज के सबसे कमजोर तबके की असुरक्षा की, और हाँ, उस दौर की पुलिस की अपनी सीमाओं की भी। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस सामग्री के आधार पर हम तथ्यों को समझें, उन अनसुलझे सवालों पर गौर करें और ये जानने की कोशिश करें कि स्टोनमैन का रहस्य इतना गहरा क्यों है आखिर। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये नाम स्टोनमैन, ये नाम कैसे पड़ा? आपने बताया कि हत्या का तरीका ही उसकी पहचान बन गया था। जी, जानकारी यही कहती है कि हत्यारे का हथियार बहुत साधारण था, लेकिन उतना ही भयानक। एक भारी पत्थर, वजन भी अक्सर 20 से 30 किलो तक का, और वो सोते हुए बिल्कुल बेखबर लोगों को निशाना बनाता, उनके सिर पर उसी पत्थर से वार करता था। तो इसी अजीब और क्रूर तरीके की वजह से मीडिया ने और लोगों ने उसे स्टोनमैन कहना शुरू कर दिया। ये नाम ही अपने आप में दहशत का दूसरा नाम बन गया था। और शिकार कौन बन रहे थे? सामग्री में ये साफ बताया गया है। जी, शिकार लगभग हमेशा ही वो लोग थे जिनके पास रहने को घर नहीं था, जो फुटपाथों पर या पुलों के नीचे या किसी सुनसान कोने में सोने को मजबूर थे। ये वो लोग थे जो एक तरह से समाज की नजरों से ओझल थे, जिनकी शायद गुमशुदगी या मौत पर फौरन किसी का ध्यान भी न जाए, और यही बात इसे और भी ज्यादा दुखद बनाती है। सबसे ज्यादा लाचार लोग ही निशाने पर थे। बिल्कुल। और ये सब हो कब और कहाँ रहा था? समय और जगह? देखिए, जो विवरण मिलते हैं उनसे पता चलता है कि यह सिलसिला मुख्य रूप से 80 के दशक के बीच से लेकर आखिर तक चला, और दो बड़े शहर इसके केंद्र में थे। मुंबई, उस वक्त का बॉम्बे, और कोलकाता, तब का कलकत्ता। मुंबई में ये 1985 से 1988 के बीच हुआ, जहां कम से कम 13 हत्याएं दर्ज हुई। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये संख्या शायद ज्यादा थी। फिर जैसे मुंबई में मामले कुछ ठंडे पड़े, 1989 में अचानक कोलकाता में बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पर हत्याएं शुरू हो गई। वहां कम से कम 12 लोगों की जाने गई। बाप रे! एक शहर से दूसरे शहर तक ये डर फैल गया। उन शहरों की आम जिंदगी पर क्या असर पड़ा होगा, इसका सोचकर ही अजीब लगता है। जाहिर है, असर तो बहुत गहरा था। सोचिए जरा, रात होते ही एक अनजाना सा डर फैल जाता था, खासकर उन इलाकों में जहां ये हत्याएं हो रही थी। लोग जल्दी घर लौटने लगे होंगे, रात में अकेले निकलने से डरते होंगे, और जो लोग फुटपाथ पर सोते थे वो तो बेचारे किस खौफ में जी रहे होंगे। पुलिस की गश्त बेशक बढ़ाई गई थी, लेकिन हत्यारा तो जैसे हवा में गायब हो जाता था, और अखबारों की सुर्खियां इस डर को और बढ़ाती थी। हर सुबह एक नई दहशत। आपने हत्या के तरीके का जिक्र किया, सिर पर भारी पत्थर से वार। ये तरीका कितना लगातार एक जैसा था? क्या इसमें कोई फर्क देखने को मिला? इस पड़ताल में ये बात काफी हैरान करने वाली है कि तरीका भयानक रूप से एक जैसा था। रात का वक्त, सोता हुआ शिकार, सिर पर वार के लिए भारी पत्थर, और जगह भी अक्सर सुनसान, कम रोशनी वाली। कुछ मामलों में शायद चेहरे को कुचल दिया जाता था, पहचान मिटाने के लिए। यहाँ पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये एक रूप था, ये कंसिस्टेंसी लगभग एक सिग्नेचर जैसी थी। हाँ, कुछ मामूली फर्क हो सकते हैं, लेकिन मूल पैटर्न वही था। और ये एक रूपता, ये जांच करने वालों के लिए क्या मायने रखती थी? क्या ये इशारा कर रही थी कि ये किसी एक ही आदमी का काम है? बिल्कुल। देखिए, जब जुर्म का तरीका इतना खास और बार बार दोहराया जाने वाला हो, तो पहली थ्योरी यही बनती है कि ये किसी एक सीरियल किलर का काम है। स्रोत भी इसी तरफ इशारा करता है कि शायद कोई मनोरोगी या साइकोपैथ था जो एक तय पैटर्न पर यह हत्याएं कर रहा था। और पीड़ितों का जो प्रोफाइल था, बेघर लोग, वो भी इस थ्योरी को थोड़ा बल देता था। शायद हत्यारे को समाज के इस वर्ग से कोई नफरत थी, या वो उन्हें आसान निशाना समझता था। अच्छा, इस पूरे माहौल में मीडिया की भूमिका का भी जिक्र है। तो क्या मीडिया सिर्फ खबरें दे रहा था, या डर को बढ़ाने में भी उसका कुछ हाथ था? जानकारी तो यही कहती है कि मीडिया भी इस केस को कवरेज बहुत दी। स्टोनमैन जैसा जो सनसनीखेज नाम था, वो भी माना जाता है कि मीडिया की ही देन है। अब देखिए, एक तरफ तो मीडिया ने लोगों को सावधान किया, पुलिस पर दबाव भी बनाया कि कुछ करो, लेकिन हाँ, दूसरी तरफ कुछ खबरों ने जरूर डर और अटकलों को हवा दी होगी। हत्यारे को एक रहस्यमयी, लगभग किसी सुपरनैचुरल विलन जैसा बना दिया गया। जैसा कि स्रोत में लिखा है, एक अखबार ने तो उसे पत्थर का शैतान तक कह दिया था। अब इससे लोगों में और वहशत फैली होगी, और इससे जांच पर भी असर पड़ा होगा, क्योंकि पुलिस पर नतीजों का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हाँ, ये तो है। पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती रही होगी, जाहिर है। उन्होंने क्या कोशिशें की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए? पुलिस ने वाकई बहुत बड़े पैमाने पर जांच अभियान चलाए। सामग्री बताती है कि दोनों शहरों में स्पेशल टीमें बनाई गईं। मुंबई और कोलकाता पुलिस ने हजारों लोगों से पूछताछ की, सैकड़ों संदिग्धों को हिरासत में भी लिया। उन इलाकों में रात की गश्त कई गुना बढ़ा दी गई जहां ये हमले हो रहे थे। मुखबिरों का नेटवर्क इस्तेमाल किया गया, या तक कि लोकल गुंडों और अपराधियों से भी पूछताछ हुई, ये जानने के लिए कि कहीं ये कोई गैंग वॉर या आपसी रंजिश तो नहीं। और कुछ मामलों में तो पुलिस वाले खुद भेज बदलकर फुटपाथ पर सोए, ताकि हत्यारे को रंगे हाथों पकड़ सकें। कोशिशें बहुत हुई। इतनी सारी कोशिशें, लेकिन नतीजा क्या निकला? ये केस सुलझ क्यों नहीं पाया आखिर? और बस यही इस मामले का सबसे मायूस करने वाला पहलू है।
इतनी कोशिशों, इतनी जांच पड़ताल और इतने संदिग्धों से पूछताछ के बाद भी स्टोनमैन कभी भी आधिकारिक तौर पर पकड़ा नहीं गया। कोई ऐसा पक्का सबूत नहीं मिला जो किसी एक व्यक्ति को इन हत्याओं से जोड़ सके। स्रोत भी यही कहता है कि वक्त के साथ जब कोई नई लीड नहीं मिली तो जांच धीमी पड़ गई और आखिरकार ये केस फाइलों में बंद हो गए, एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इतनी बड़ी जांच नाकाम क्यों हो गई? यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, क्या उस वक्त की टेक्नोलॉजी की कमी एक बड़ी वजह थी? निश्चित रूप से। उस दौर में आज जैसी फोरेंसिक तकनीकें जैसे डीएनए प्रोफाइलिंग वगैरह वो तो थी नहीं। फिंगरप्रिंट्स लेना भी मुश्किल था। सोचिए, पत्थर जैसी खुरदुरी चीज पर साफ निशान मिलना कितना कठिन होता होगा। इसके अलावा गवाहों की भारी कमी थी। हमले रात के अंधेरे में होते थे और पीड़ित खुद समाज के ऐसे तबके से थे जिनके बारे में जानकारी जुटाना या उनके कोई संपर्क ढूंढना पुलिस के लिए भी एक चुनौती थी। कई बार लोग डर के मारे भी शायद कुछ बताने से हिचकिचाते थे। और यह भी हो सकता है कि मुंबई और कोलकाता पुलिस के बीच तालमेल की कुछ कमी रही हो, जिससे पैटर्न को पूरी तरह समझने में थोड़ी देर हुई हो। स्रोत इन सभी मुश्किलों की तरफ इशारा करता है और ये सब मिलकर इस रहस्य को और गहरा बना देती हैं। और यहीं से वो सवाल आता है जिसने दशकों से सबको उलझा रखा है। क्या ये वाकई किसी एक ही आदमी का काम था या फिर ये नकलची हत्यारे थे, मतलब कॉपीकैट किलर्स? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर स्रोत भी सोचने को मजबूर करता है। देखिए, एक तरफ तो हत्याओं का पैटर्न और तरीका इतना मिलता जुलता है कि लगता है कोई एक ही है। दूसरी तरफ दो अलग अलग शहरों में कुछ समय के गैप के बाद ठीक उसी तरीके से हत्याएं होना थोड़ा अजीब तो लगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मुंबई की घटनाओं के बारे में पढ़कर या सुनकर कोलकाता में किसी और ने वैसा ही करना शुरू कर दिया, या फिर कोई एक ही शख्स था जो शहर बदल बदल कर ये काम कर रहा था? कुछ थियरीज ये भी हैं कि शायद ये किसी संगठित गैंग का काम था। हालांकि इसके लिए सबूत बहुत कमजोर हैं। सच क्या है ये शायद कभी पता ना चले। और इसी रहस्य वाली बात के कारण इसकी तुलना अक्सर लंदन के जैक द रिपर से भी होती है। स्रोत में भी ये जिक्र है। ये तुलना क्यों की जाती है? हाँ, अगर हम इसे थोड़े बड़े नजरिए से देखें तो जैक द रिपर और स्टोनमैन में कई बातें एक जैसी हैं। दोनों ही मामलों में एक अननाम सीरियल किलर ने जिसने समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को निशाना बनाया। रिपर के केस में यौनकर्मी, स्टोनमैन के केस में बेघर लोग। दोनों ने अपने अपने शहरों में, लंदन और मुंबई कोलकाता में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। दोनों ही मामलों में पुलिस कातिल को पकड़ने में नाकाम रही और दोनों की असली पहचान आज तक एक रहस्य है। और दोनों ही एक तरह से लोक कथाओं और शहरी किंवदंतियों का हिस्सा बन गए हैं, जिनके बारे में आज भी किस्से कहानियां चलती हैं, अटकलें लगती हैं। तो ये तुलना हमें दिखाती है कि कैसे कुछ अनसुलझे जुर्म और रहस्यमयी कातिल समाज की याददाश्त पर एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। इतने साल बाद भी स्टोनमैन का जिक्र क्यों होता रहता है? इसकी विरासत क्या है? स्टोनमैन सिर्फ एक पुराना क्रिमिनल केस नहीं है, ये एक तरह की कल्चरल घटना बन चुका है। जैसा कि स्रोत कहता है, स्टोनमैन की जो कहानी है, जो लेजेंड है, वो कभी खत्म नहीं हुई है। यह आज भी भारत के ट्रू क्राइम जॉनर में सबसे ज्यादा चर्चित मामलों में से एक है। इस पर किताबें लिखी गई हैं, फिल्में बनी हैं, वेब सीरीज बनी है। ये नाम आज भी डर और रहस्य का एहसास कराता है। और इसकी विरासत इस बात में भी है कि इसने शहरी भारत में जो बेघर आबादी है, उनकी असुरक्षा को सबके सामने ला दिया और शायद कहीं ना कहीं पुलिस की जांच के तरीकों पर भी सवाल खड़े किए। तो आखिर में ये मामला हमें समाज, जुर्म और जांच की सीमाओं के बारे में क्या बताता है? देखिए, ये कई लेवल पे हमें सोचने को मजबूर करता है। पहला तो ये कि हमारे शहरों में जो लोग अदृश्य होकर जीते हैं, वो कितने खतरे में हो सकते हैं। दूसरा, ये जुर्म की प्रकृति पर रोशनी डालता है कि कैसे कोई एक इंसान या कोई एक सोच इतनी भयानक हो सकती है। तीसरा, ये पुलिस जांच की पेचीदगियों और उसकी सीमाओं को दिखाता है, खासकर उस जमाने में जब तकनीक कम थी और समाज का साथ मिलना भी मुश्किल था। और आखिर में ये हमें याद दिलाता है कि हर सवाल का जवाब नहीं मिलता। कुछ रहस्य वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं, हमारी समझ को चुनौती देते रहते हैं। स्टोनमैन इसी का एक प्रतीक है, एक अनसुलझा, परेशान करने वाला सवाल। तो हम अंत में फिर उसी सवाल पर आके रुक जाते हैं। स्टोनमैन कौन था? क्या वो कभी पकड़ा गया और उसकी पहचान छिपाई गई, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं, या वो हमेशा के लिए कानून की पकड़ से दूर रह गया, भीड़ में कहीं गुम हो गया? स्रोत भी इसी अनिश्चितता पर खत्म होता है, पकड़ा गया या अब भी बाहर है। बिल्कुल। और एक आखिरी ख्याल के तौर पर यह मामला सिर्फ एक कातिल की कहानी नहीं है, ये उस वक्त के समाज की बुनावट, शहरी जिंदगी की गुमनामी और उन अनगिनत जिंदगियों की कहानी भी है जो अक्सर सिस्टम की नजरों से दूर रहती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे डर और रहस्य मिलकर एक ऐसी याद बना सकते हैं जो पीढ़ियों तक कायम रहती है, शायद एक चेतावनी की तरह। वाकई। और ये हमारे सुनने वालों के लिए भी एक सोचने का बिंदु छोड़ जाता है। क्या स्टोनमैन जैसे मामले सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड या ट्रू क्राइम शो का मसाला है, या फिर वे हमारे समाज के उन दरारों को दिखाते हैं जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते, और उन अनजाने डर का प्रतीक बन जाते हैं जिन्हें हम शायद शब्दों में बयान भी नहीं कर पाते? इस पर जरूर सोचना चाहिए।